गांव में एक कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर में, उपजे खेती अपने कर में। गांव देहात में किसी भी किसान को आप देख लीजिए, उसे ज़मीन सबसे ज़्यादा प्यारी होती है और ज़मीन का जब एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर उसको चाहता हुआ दिखता है, वह बेचैन हो जाता है, वह परेशान हो जाता है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का हमारे खास एपिसोड अपराध की दुनिया में। अपराध की दुनिया में आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करूंगा जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप परेशान होंगे, आप विचलित होंगे, लेकिन कहानी है, हकीकत है, इसे इसलिए आपको सुना रहा हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश का एक जिला संभल जिला है। संभल जिले के मुटेना गांव में एक किसान परिवार रहा करता था, जिसके 3 बेटियां थी और उसकी पत्नी थी। घर परिवार बहुत ही खुशहाल चल रहा था। किसान का नाम बताया जाता है हरपाल यादव। हरपाल यादव बेहद ही बेहतरीन इंसान थे। क्षेत्र में उनके अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते थे, उनकी अच्छे कार्यों के लिए चर्चा होती थी। उनको सिर्फ 3 ही बेटियां थी, लेकिन वह उन बेटियों को बेटों से ज्यादा लाड प्यार किया करते थे। उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पहली बेटी का नाम नीतू था और दूसरी बेटी का नाम प्रीति, और सबसे छोटी और सबसे प्यारी बिटिया जो उनकी थी उसका नाम कविता था। हरपाल यादव अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुके थे और छोटी बेटी जो उनकी दूसरे नंबर की बेटी प्रीति थी, उसके शादी के सिलसिले के लिए वो हमेशा कहीं न कहीं रिश्ते के लिए जाया करते थे, बातचीत किया करते थे। गांव देहात का जो भी व्यक्ति होगा जो हमारी कहानी को सुन रहा होगा, वह महसूस करता होगा, अगर जिसके घर जवान बेटी होती है वह सोचता है कि कितना जल्दी शादी ब्याह करके इसको अपने घर भेज दिया जाए। थोड़ा बाप के सर पर बोझ भी होता है। इसी को लेकर हरपाल हमेशा परेशान रहा करते थे। डेली कहीं न कहीं रिश्ते के लिए जाते थे, लेकिन कभी कहीं रिश्ता सेट नहीं हो पाता था। प्रीति अपने माता से कहती है कि मम्मी, पिता बहुत परेशान रहते हैं, रिश्ते के लिए डेली कहीं न कहीं जाते हैं, कहीं सेट नहीं हो रहा है। अगर आप लोग बुरा न माने तो एक लड़का है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, हमारी बातचीत भी होती है, वह भी हमें पसंद करता है। अगर आप लोग वहाँ शादी करवा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। माँ कहती है, बेटी आप लोग खुश रहो, सुखी रहो, हम पिताजी से बात करेंगे। माँ उसकी पिता से ऐसे ऐसे बात कहती है, बताती है कि प्रीति कह रही थी कि कोई लड़का है जो उसे पसंद है, तो यहीं बगल के ही गाँव का है और उससे वह प्यार करती है। अगर उससे शादी करवा देते हैं तो वह खुशी रहेगी। पिता कहते हैं कि भाई, बेटी के ही खुशी के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ और जैसे वो खुश रहे वैसे ही होगा। तो उस समय लगभग 2018-19 की बात, 19-20 की बात थी। लॉकडाउन का यही पीरियड चल रहा था। पूरे देश में लॉकडाउन था, कोई कहीं जा नहीं पा रहा था। इन्हीं सब बातों को लेकर के शादी का डेट तो तय होता था, लेकिन कहीं न किसी कारण से वह लॉकडाउन के कारण से शादी का डेट टल जाता था। प्रीति और वो जो बगल का गांव का लड़का था उससे बातचीत तो होती थी। अब उसके माता पिता भी जान गए थे, तो वह लड़का बराबर घर पर आने जाने लगा था। डेली लगभग कभी न कभी आता, सुबह आता, शाम तक रहता, उसके बाद वह चला जाता था। इससे उनके माता पिता को भी कोई एतराज नहीं होता था, क्योंकि बातें सारी फाइनल हो गई थी। सब लोग जान रहे थे कि इससे शादी होने वाली है। ऐसे तैसे बीत रहा था। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन लड़का कहता है कि प्रीति, अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे पिताजी हमारी शादी में कितना खर्च कर सकते हैं। प्रीति कहती है कि अभी हम ही लोग तो हैं पिताजी के लिए, अब खर्च करने की क्या बात है। हमारी दीदी की शादी में पिताजी लगभग 3 लाख रुपए खर्च किए थे, तो हमारी भी शादी में लगभग 4-5 लाख रुपए कम से कम खर्च ही करेंगे। तो वो लड़का कहता है कि 4-5 लाख रुपए में क्या होगा, हमें बिजनेस करना है, हमें और कारोबार करना है, कम से कम 10 लाख रुपए अपने पिता से कह के दिलवाओ। तो प्रीति कहती है कि पिताजी 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे, वह शादी कर सकते हैं। बस इन्हीं सब बातों लेकर दोनों में मनमुटाव हो जाता है, बातचीत होना बंद हो जाता है। प्रीति और जो बगल गांव का लड़का था जिससे वह दोस्त मतलब प्रेम करती थी, और शादी के बाद जो चीजें होनी चाहिए थी वो सब कुछ शादी के पहले ही कर चुकी थी। यही सब बातों को लेकर प्रीति बहुत पश्चाताप कर रही थी। लेकिन 10-15 दिन बाद बीतता है, उसके बाद वह फिर फोन पर बात करना शुरू कर देती है, अपने संबंधों का हवाला देती है। वह लड़का मान जाता है। वह कहता है कि अच्छा एक विकल्प है, अपने पिता से तुम बात करो, उनके पास 30 बीघे जमीन है और तुम 3 बहनें हो, उनको बोल दो कि 10 बीघे जमीन बेच दें, वह बेच करके पैसा हमें दे दें और छोटी बेटी की भी शादी बढ़िया अच्छे से हो जाएगी। तो प्रीति कहती है चलिए ठीक है, हम पिताजी से इस बारे में बात करेंगे।
एक दिन शाम को उसके पिता, माता और उसकी बहन सभी लोग बैठे रहते हैं। तभी वह प्रीति कहती है कि पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे थे, अगर आपको बुरा न लगे तो जमीन को अगर बेच दें, उसके बाद शादी भी हो जाएगी और पैसा भी आ जाएगा। इतना सुनते ही जो हरपाल यादव किसान थे, जो जमीन को अपने जान से भी ज्यादा प्यारी समझते थे, वह कहते थे कि यह हमारी माता है और तुम माता को बेचने की बात कर रही हो। बेटी, शादी तो हम तुम्हारी किसी न किसी तरीके से कर ही देंगे, लेकिन शादी होने के बाद अब हमारा और तुम्हारा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। इतनी ओछी बातें कैसे कर लेती हो। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो जाता है। बाप बेटी में 1 हफ्ते तक लगभग बातचीत बंद हो जाती है। न वो उससे बात करता है, न उससे बात करता है। उसके बाद सारी बातें प्रीति अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था बगल के गांव का, उससे बताती है। कहती है कि जैसे ही मैंने पिताजी से यह बातें बताई, वह तो एकदम से आग बबूला हो गए और ऐसे ऐसे हम लोगों की बातचीत बंद है। तब वह जो बगल गाँव का था, वह कहता है कि तब हम शादी नहीं कर सकते हैं, तुम अपना समझो, जैसे भी हो, हमसे आपसे आज के बाद से कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें चल ही रही थी। इसी बीच से फिर से बातचीत बंद हो जाती है दोनों में, लेकिन फिर किसी बात को लेकर के इधर उधर बातचीत होती है। तो प्रीति कहती है कि अच्छा, एक बार सिर्फ तुम हमसे मिल लो, हम तुमसे कहीं मिलना चाहते हैं। बगल गांव में दोनों मिलने के लिए अचानक एक दिन सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए, चाहे गाँव हो या शहर हो, जाया करते हैं। तो गांव के ही कुछ लोग खेत की तरफ टहलने के लिए गए थे। वहीं पर एक व्यक्ति की देखते हैं कि पेड़ से लटकती हुई लाश दिखाई देती है। जब पास में जाते हैं तो देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो हरपाल यादव हैं। चीखें निकल जाती हैं गांव वालों को। भागते हुए गांव में आते हैं और लोगों को बताते हैं, उनकी पत्नी को, उनकी दोनों बेटियां जो प्रीति और कविता घर पर रहती हैं, उनको बताते हैं। जैसे ही वो लोग जाते हैं, देख करके लिपट करके रोने लगते हैं। एकदम से माहौल गमगीन सा हो जाता है। उसी में किसी ने 100 नंबर को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस और सक्षम अधिकारियों के समक्ष लाश को नीचे उतारा जाता है और पंचनामा करा करके पुलिस लाश को ले जाती है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। लेकिन गांव वाले, स्पष्ट तो कोई नहीं कह रहा था, लेकिन दबी जुबान से सभी यही कह रहे थे कि हरपाल से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, तो ये आत्महत्या कैसे कर लेंगे। जरूर इसमें किसी न किसी की कोई साजिश है। धीरे धीरे ऐसे बातें चल रही थी। क्रियाक्रम उनका लोग घर वाले करते हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। 1-1.5 महीने बीतने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें आत्महत्या की पुष्टि नहीं, बल्कि उसमें पुष्टि होती है कि इनके सर पर किसी द्वारा हमला करके मारा गया है। मारने के बाद लाश को लटकाई गई है। पुलिस पूछताछ के लिए जब इनके घर जाती है तो इनकी जो पत्नी रहती है उससे पूछताछ करती है, बेटी कविता से, प्रीति से। प्रीति की बातों से कुछ संदिग्ध लग रहा था, तो पुलिस बेटी प्रीति को हिरासत में ले लेती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है। जब कड़ाई से पूछताछ करती है तब प्रीति सारी बातें बताने लगती है। पुलिस के सामने टूट जाती है। वह कहती है कि साहब, हमारी शादी वहाँ होने वाली थी और ऐसे ऐसे बात हो गई थी, जो घटना में मैंने आपको पहले बताया। इसी बात को लेकर के मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक साजिश रची थी। इसका जो बॉयफ्रेंड था वह आता है, क्योंकि घर से थोड़ा दूर खेत था। अक्सर इसके पिता हरपाल खेत में जाया करते थे, सुबह चले जाया करते थे, उसके बाद शाम को फिर आते थे, भोजन करके फिर शाम को खेत में ही सोया करते थे। तो जैसे ही वह भोजन करके जा रहे थे, रास्ते में एक लड़का मिल जाता है जो उनको ले जा करके दारू पिलाता है। जब से यह प्रीति कही थी कि आप खेत बेच दीजिए, सब बातों को लेकर हरपाल बहुत टेंशन में रहा करते थे। वह ड्रिंकिंग भी करने लगे थे, दारू बहुत ज़्यादा पीते थे। उनके दिमाग में था कि मैंने बेटियों के लिए सब कुछ किया और ऐसे ऐसे कर रही है, मैंने बेटे की कभी चाहत नहीं की। इन्हीं सब बातों को लेकर के हरपाल दारू के लत में आ गए थे। तो जो उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त था वो ले जा करके उनको दारू पिलाता है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी आता है, वो दोनों मिल करके उनकी हत्या करते हैं, सर पर वार करते हैं। जब मर जाते हैं, रात का वक्त था, उसको ले जा करके फंदा बना करके पेड़ में लटकाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन सुबह होने से पहले वह लोग सारा काम करके मौके से भाग जाते हैं। जैसे ही यह जुर्म बेटी कबूलती है, पुलिस उसके बयान के आधार पर उसके बॉयफ्रेंड और उसमें जो एक साजिश में शामिल था उसका दोस्त, तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो भी संबंधित धाराएं होती हैं उसमें मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।